ठीक है। ताई को भी देखना है। हाँ, इंदौर जाना पड़ेगा ना। आज के स्वाध्याय मंडल में अलग अलग विधाओं के लोगों ने अलग अलग बात की। मैं जब आई तब हमारी बहन ने कहा प्रकृति और जल भोजन। हाँ, सोमश्री जैन हैं। तो आपने प्रकृति और जल के बारे में कहा कि प्रकृति क्या होती है, जल, और उसके बाद भोजन कितना अच्छा प्राप्त करना चाहिए। फिर बातचीत शुरू हुई सेना पर, सेना में कैसे काम करना चाहिए, सेना के बारे में क्या चर्चा होनी चाहिए, बाकी देश के हिस्से में कैसे बातचीत होनी चाहिए। फिर बात आई डायबिटीज़ पर। तो दोनों चीज़ें, तीनों जो विषय हैं वो एक प्रकार के शरीर के आंतरिक युद्ध के हैं और बाहरी युद्ध के हैं। जो मनुष्य का शरीर है उसके आंतरिक और बाहरी जो उसका वातावरण है, उस युद्ध के रूप में आज की चर्चा हुई। बहुत सार्थक चर्चा है, बहुत अच्छी चर्चा है, विषय को अच्छे से उठाया है, महत्वपूर्ण विषय है। मैं पहले विषय का के लिए आपका एक समाधान करना चाहती हूँ। प्रकृति ने हमको बहुत कुछ दिया है और प्रकृति जो हमको देती है उसके अनुरूप हम नहीं चलते हैं। हम उसका दोहन तो करते हैं, लेकिन बल्कि मैं ये कहूँ मेरे शब्दों में कि प्रकृति का शोषण करते हैं और बदले में उसको कुछ नहीं देते हैं। अगर हमको प्रकृति को यदि हमको प्रकृति हमको कुछ दे रही है तो हमको उसका शोषण नहीं करना चाहिए। उसका दोहन इस प्रकार से करें कि उससे जो हम प्राप्त करते हैं उसे वापस लौटा दें। जैसे हम कोई पेड़ सूख जाता है तो हम दोबारा से पेड़ लगा दें। महाराष्ट्र में मैं एक बार साकरी गई थी, तो साकरी में वहाँ मैंने देखा, वहाँ कुछ चिकित्सकों ने, अपनी कार्यकर्ता एक चिकित्सक है, उनका नाम अभी इस समय एकदम जस्ट में भूल रही हूँ, लेकिन चिकित्सक हैं, उन लोगों ने कहा कि जितने पेड़ वहाँ सूखते हैं उन पेड़ों की जगह वो दुगने पेड़ वहाँ लगा देते हैं। इसके कारण साकरी जैसी छोटी जगह भी उसका वातावरण इतना सुंदर है, इतना अच्छा है कि हमको देखने से लगता है कि हम लोग कितनी अच्छी जगह में आ गए हैं, कितने अच्छे से रह रहे हैं। सड़कें वहाँ अपने आप साफ़ हैं, लोग अपने घर का कचरा निकालते हैं, डस्टबिन में डालते हैं या जो गाड़ी आती है उसमें डाल देते हैं। वहाँ आमतौर से जो हमारे सफाई कामगार हैं उनको सफाई करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। जो जल के स्रोत हैं उन जल के स्रोत को स्वतः ही साफ़ करने की आदत हमें डालनी चाहिए। हमारे भोपाल में हम देखते हैं कि शहर में हमने कोलार का जल लाए, तालाब का जल था ही, फिर उसके बाद कुएं बावड़ियों का जल था ही, हमने भूमिगत जल का भी निकाला, वो भी हमारे पास है। फिर हम नर्मदा जी को भी ले आए। नर्मदा जी पूजनीय है, लेकिन हमने नर्मदा जी के पानी को नालियों में बहने दे रहे हैं, नालियों में बह रहा है, और उस पर हम कोई टोटी या हम कोई सामाजिक जागरण का काम नहीं कर रहे हैं। जिससे कि अगर हम सामाजिक जागरण करें तो हम वो जो जल का अपव्यय है हम उसे रोक सकते हैं। जहाँ नगर निगम बहुत सफाई की व्यवस्था कर रहा है, जहाँ पेड़ पौधे सूख रहे हैं वहाँ हम दूसरे पेड़ पौधे लगा सकते हैं। अपने घरों में हम किचन गार्डन भी बना सकते हैं, हम अपने घरों में गमले सजा सकते हैं, गमलों में भी पेड़ पौधे लगा सकते हैं, हमारे घर के वातावरण को हम ठीक कर सकते हैं, अच्छी सब्जियां उगा सकते हैं। हम कुछ लोग मिल करके जो समाज सेवा करना चाहते हैं वो किसानों के पास जाएं और उनसे कहें कि आप ऑर्गेनिक खेती करो। हमारी सरकार बहुत बढ़िया काम कर रही है, और ऑर्गेनिक खेती के साथ साथ हम उनसे ये भी कहें कि आप ये जो खाद डालते हो और जो दवाइयाँ डालते हो, केमिकल्स डालते हो, ये केमिकल डालना बंद करो। दरअसल केमिकल डालने के पीछे जो कारण है वो ये है कि हमारे यहाँ नाले पानी से सिंचाई होती है और तरह तरह का खाद डाला जाता है, गंदगी कचरा डाला जाता है, इसलिए हमको केमिकल डाल करके कीड़ों को मारना पड़ता है। लेकिन हम कीड़ों को नहीं मार रहे, हम खुद को ही मारने का प्रयास कर रहे हैं। अगर अच्छी सब्जियां मिल जाएं, प्रदूषित सब्जियां ना मिले, अच्छा प्रदूषण मुक्त सब्जियां मिलें तो डायबिटीज़ का खतरा कम हो जाएगा। दूसरा विषय
सेना के लोगों ने उठाया। उन्होंने कहा हम कैसे लॉ एंड ऑर्डर कंट्रोल करते हैं, उन्होंने कहा कि हम कैसे काम करते हैं, और हम पर फिर सवाल उठाए जाते हैं। उन्होंने सीधा नेतृत्व पर एक प्रकार का हमला किया। इसको आजकल हमला जो शब्द है उसको बहुत सामान्य भाषा में ले लिया जा रहा है। सारे पत्रकार हर बात में इसने इसका हमला किया, उसने उसको हमला किया। यानी हमला शब्द ऐसा हो गया जैसे कॉमन बात होती है ना कि तुमने नमक क्यों ज़्यादा डाल दिया, मिर्च क्यों कम डाली, ऐसा वाला हमला शब्द का उपयोग किया जा रहा है। जबकि हमला शब्द कानूनी की भाषा में खराब है। कानूनी तौर से हमको हमला शब्द का उपयोग नहीं करना चाहिए। सेना काम करती है, सेना पर कोई सवाल नहीं उठाना चाहिए। ये अक्षरशः सत्य है, इसमें कोई दो मत नहीं है कि जब सेना युद्ध के मैदान में हो, जब सेना सीमाओं की सुरक्षा में लगी हो, तो उस पर कोई सवाल नहीं उठाना चाहिए। सेना पर तब सवाल उठता है जब वो सारा के सारा कानून अपने हाथ में लेने का प्रयत्न करे, तब हम कोई उनसे बात कर सकें। उसके पहले हम सेना पर कोई बात नहीं कर सके। अब ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों सवाल जवाब हो रहे हैं? इसलिए हो रहे हैं कि अब नेता जन्म नहीं ले रहे हैं, अब खानदान जन्म ले रहे हैं। और खानदान जन्म लेने के कारण से क्या हो रहा है कि मैं हूँ, मेरे बाद मेरा बेटा है, बेटी है। नेता कह रहे हैं कि हमारे बेटे क्या करेंगे या हमारी उनकी योग्यता पर। मेरा ऐसा मानना है कि इस सवाल को करने से पहले, और लोग तो ये कह रहे हैं कि मैं अगर मेरे परिवार के व्यक्ति को दोगे तो तुम्हें हरवा देंगे हम, और एक सीट नहीं हराएंगे, 3-3, 4-4 सीटें हरवा देंगे। ऐसी धमकियां देते हैं और उस धमकियों में हम लोग डर जाते हैं, नेतृत्व तो डर जाता है, और फिर ऐसे लोगों को हम लोग सामने ले आते हैं। मैं ये बात इसलिए कह रही हूँ क्योंकि नेतृत्व की बात आई है सामने कि ऐसा चर्चा कर रहे लोग सबूत मांग रहे हैं। वो सबूत इसलिए मांग रहे हैं क्योंकि उन्होंने राजनीति नहीं की, उन्होंने राजनीति में काम नहीं किया, उन्होंने राजनीतिक दल की मानसिकता में कैसे काम किया जाता है वो काम उन्होंने नहीं किया। उन्होंने ये देखा कि मेरी दादी प्रधानमंत्री थी, मेरे पिता प्रधानमंत्री थे, अब मैं भी प्रधानमंत्री बनूंगा, नहीं तो मेरी बहन बन जाएगी, माँ को तो कोई कुछ नहीं रहा, इसलिए मैं बन जाऊंगा। इसलिए वो प्रधानमंत्री को ऐसे शब्दों का उपयोग कर रहे हैं जो कानूनी भाषा में अपराध की श्रेणी में आता है। हम लोगों ने, किसी भी नागरिक ने, होता है मेरे सहित इस 500 करोड़ देशवासियों में से किसी एक व्यक्ति ने एक याचिका दायर नहीं की कि संसद में या प्रधानमंत्री पर इस तरह के आरोप प्रत्यारोप नहीं लगाने चाहिए और ऐसे शब्द का उपयोग नहीं करना चाहिए जो कानूनी मानसिकता यानी कानूनी तौर पर गलत हो और कानूनी तौर पर वो अपराध हो। ऐसी हमने कहीं कोई याचिका दायर नहीं की, हमने इसका कोई विरोध नहीं किया। अगर हम इसका विरोध करते और ये बात कहते कि ऐसे शब्दों का उपयोग नहीं होना चाहिए। मैं बहुत छोटी थी, हम लोग चुनाव प्रचार कर रहे थे, तो एक सभा में, गांव में हमारे सभा थी, मैं भी उस सभा में गई और उस सभा में मैंने कांग्रेस के लोगों को गुंडा शब्द कह करके संबोधित किया कि ये लोग गुंडे। मेरी माँ शिक्षा थी, अब वो रही नहीं दुनिया में, तो उन्होंने, जब मैं घर आई तो उन्होंने मुझे खाना नहीं दिया, क्योंकि गांव में ही सभा थी, उन्होंने सुनी थी, उन्होंने मुझे खाना नहीं दिया। मैं क्योंकि बहुत मतलब खाने के लिए मेरे को बहुत ज़्यादा भूख रहती है, मेरे को हमेशा बचपन से ही, अगर खाना ना मेरा दिमाग पगला सा जाता है। तो मैंने उनसे कहा कि आज खाना क्यों नहीं दे रही हो, खाना दो, नहीं तो मैं ही बना कर खा लूँगी। मेरी उम्र कम थी, तो माँ ने कहा कि तुम आज किस भाषा का इस्तेमाल करके आई हो, तुमने मंच पर, तुमको जा कर के किसी ने अच्छे लोगों के बीच में तुमने किस भाषा का इस्तेमाल किया। मैंने कहा, मैं कांग्रेसियों को गुंडा कहा। उन्होंने कहा ये शब्द कानून हो उस दिन तुम्हें समझ में आएगा कि किसी को ऐसे शब्द का जब हम प्रयोग करते हैं तो कानूनी अपराध होता है। तुम कैसे साबित कर सकती हो कि वो व्यक्ति गुंडा है। उस दिन से मैंने तय कर लिया, मैंने उनसे कहा मैं आज से क्षमा मांगती हूँ, आज के बाद में मैं कभी भी अपने पूरे जीवन में अगर मैंने राजनीति में काम किया तो मैं इस शब्द का उपयोग नहीं करूँगी, और आज शब्द का उपयोग नहीं किया। अब
आप कहेंगे कि आप अपनी बड़ाई कर रही हैं, तो मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि जब नेतृत्व की क्षमता वाले लोग आगे बढ़ेंगे, जब नेतृत्व की क्षमता वाले लोग काम करेंगे, जैसे आज नरेंद्र भाई मोदी काम कर रहे हैं, जैसे हमारे शिवराज सिंह चौहान काम कर रहे हैं, जैसे हमारे नंदू भैया काम करते थे, अभी भी हमारे और पदाधिकारी काम करते हैं, उनका जो बेसिक जो उनके जो खून है, उनके जो तरीका है काम करने का, वो क्या है, वो बेसिक नेता है, मतलब जमीनी नेता है। उनको भगवान ने ही एक प्रकार से गॉड गिफ्ट है, उनको भगवान ने ही ये पुरस्कार दिया है कि आप नेतृत्व कर सकते हो। वरना शिवराज जी को जब हम देखते काम करते हुए, तो कैसे वो मंच से उतर कर चले जाते हैं, लोगों से आवेदन लेते हैं, बातचीत करते हैं और काम करते हैं। मनोहर पर्रिकर चले गए कल हमारे बीच से। मनोहर पर्रिकर को कोई सुरक्षा की ज़रूरत नहीं थी, जबकि सीमावर्ती प्रांत है, कोई उनको नहीं था, कोई डर नहीं था। वो आराम से स्कूटी पर बैठते थे, चले जाते थे और काम करते थे, और कोई उनको और बहुत साधारण ज़िंदगी जीते थे। आज लोग उनके लिए आंसू बहा रहे हैं, लोग उनके लिए रो रहे हैं। हमारा देश सादगी पसंद देश है, हमारे देश में सादगी को मान्यता है। इसीलिए जब राजमाता जी महल से निकल करके और हम लोग बीच में काम करने आई, तो हमने राजमाता जी को सहर्ष में इसलिए स्वीकार कर लिया कि एक महारानी जिसके पास सब कुछ है और वो हमारे बीच में खड़ी है, इसका मतलब वो सादगी भरा जीवन जीना चाहती हैं। इसलिए हमने उनको राजमाता, लोकमाता और तरह तरह के हमने उनके लिए संबोधन उपमाएं दी और हम उनको अपना नेता मान बैठे। ठाकरे जी बहुत साधारण थे, बहुत ही ऐसे व्यक्ति थे जिनको कि हम देखते थे तो हमको ऐसा लगता था ये कितने सामान्य से दिखने वाले, लेकिन कितने बड़े हैं ये। इन्होंने इस मध्य प्रदेश में संगठन को खड़ा किया है। तो ऐसी जो कुछ बातें हैं वो नेतृत्व की है। इसलिए अगर सही नेता सामने होंगे, विपक्ष में भी सही नेता होंगे, सत्ता पक्ष तो है, लेकिन विपक्ष में अगर सही नेता होंगे तो वो ऐसे अपशब्दों का इस्तेमाल करने से बचेंगे, वो नहीं करेंगे और फिर सेना पर वो कोई सवाल नहीं उठाएंगे। अब आता है तीसरा डॉक्टर साहब का विषय, डायबिटीज़। मैं इसलिए गौर सुन रही थी, डॉक्टरों ने मुझे भी डायबिटीज़ का पेशेंट घोषित कर रखा है, लेकिन मैं आज तक कोई डायबिटीज़ की दवाई नहीं लेती हूँ। और इसलिए नहीं लेती हूँ क्योंकि मुझे पता है कि एलोपैथी दवाई हम ले लेंगे, जिस दिन हम लेंगे उसी दिन से हम डायबिटीज़ के पेशेंट बन जाएंगे, क्योंकि उनकी दवाएं हमारे शरीर में इस प्रकार के वो करती हैं, सर्कुलेशन करती हैं, इस तरह से वो फैलाती हैं बीमारी को कि हमारा शरीर इंसुलिन बनाना बंद कर देता है। इसलिए मैं सुबह 5-6 किलोमीटर घूमने जाती हूँ, सादा भोजन करती हूँ। और एक मेरी बहुत पुरानी चिकित्सक, अब उनका देहांत हो गया, डॉक्टर चरणजीत घुई, वो बहुत फेमस डॉक्टर थी। कभी आप उनको पढ़िए, यूट्यूब वगैरह पर पढ़ेंगे उनके सारे संस्मरण, बहुत बढ़िया लिखती थी। और मेडिकल के बारे में वो नौपैथी की डॉक्टर थी और नौपैथी पर उन्होंने सारा वो किया है, अध्ययन किया था, और वो मरीज़ों को अपनी उन सारी पैथी के द्वारा ही इलाज करती थी। खान पान सही होगा, हम दुरुस्त रहेंगे, वातावरण ठीक रहेगा, हमारी मानसिकता ठीक रहेगी, हमको किसी प्रकार की शुगर का सामना नहीं करना पड़ेगा। फिर डॉक्टर साहब ने इतनी अच्छी दवाई बनाई है कि ये दवाई का उपयोग करके हम इस बीमारी से मुक्त हो सकते हैं। ये कोई बीमारी नहीं है, सिर्फ हमारे शरीर में ग्लूकोज का बनना बंद हो जाता है। जो शरीर आवश्यक अवयव हैं, आवश्यक तत्व हैं, वो तत्वों को मिलना बंद हो जाते हैं, इसके लिए हम बीमारी से ग्रसित हो जाते हैं। मैं चाहूँगी कि डॉक्टर साहब स्थान स्थान पर इस प्रकार के शिविर लाएं। हमारी कोई मदद की ज़रूरत हो तो हम भी आपके साथ चलेंगे और हम आपकी मदद करेंगे, और निश्चित रूप से हम अपने भोपाल को तो इस शुगर की बीमारी से मुक्त कर ले तो हमारा नाम हो जाएगा। और जो आपको देख कर के मुझे याद आया, आप पश्चिम बंगाल के बारे में बता रहे थे, और पश्चिम बंगाल के बारे में मैंने आधा सुना, पूरा नहीं सुन पाई थी। जब ममता बनर्जी ने काम करना शुरू किया था, तो जब हमारे अलायंस में ममता बनर्जी शामिल थी, तो हमको ऐसा लगा कि ममता बनर्जी देशभक्त हैं और अच्छी अच्छी बातें उन्होंने उस दिन की थी। लेकिन ममता बनर्जी देशभक्त नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि उन्होंने तमाम प्रकार के बांग्लादेशी रोहिंग्याओं को हमारे पश्चिम बंगाल में बसाया है। अपने वोट के खातिर, अपनी सत्ता के खातिर उन्होंने बहुत सारे ऐसे काम किए हैं जिसके कारण से हम लोगों को आज ये उनकी आलोचना करने का अवसर मिल रहा है। रोहिंग्या मुसलमानों से
पीड़ित भोपाल भी है और भी बहुत सारे ऐसे हैं। जब मैं एक विशेष प्रकार के लोगों को भोपाल में घूमते हुए देखती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि पश्चिम बंगाल के रास्ते से भोपाल में आए हैं और इनको हमें बाहर करना चाहिए, इनको हमको चिन्हित करना चाहिए। कल ही मैंने मेरे इलाके में एक व्यक्ति ने दुकान खोली, मैं उससे पूछा कि तुम कहाँ से आए हो। उसने एक छोटे से साइकिल पर एक डब्बा रख के पान की दुकान खोली थी। मैंने कहा कहाँ से आए हो, तो बोला, पहले उसने कहा मैं यहाँ रहता हूँ वहाँ रहता हूँ। तो मैंने कहा मैं इसी इलाके में बरसों बरस से रह रही हूँ और मैंने तुम्हें कभी नहीं देखा, ना तुम्हारे पिता को देखा, ना माँ को देखा, तुम आए कहाँ से हो, अनाथ हो? उसने कहा नहीं। फिर उसने कहा मैं इस्लामपुरा से आया हूँ। मैंने कहा वो भी मेरे बैरसिया विधानसभा क्षेत्र का गांव है और मैंने जगदीशपुर में हमेशा जाती हूँ, वहाँ से मैंने पदयात्रा की थी भोपाल तक, उमा भारती जी के साथ में, हेमलता भी थी साथ में उस समय, शायद याद होगा इनको। तो मैं कहा कि मैं वो जगदीशपुर को भी जानती हूँ जिसको तुम इस्लाम नगर कह रहे हो, तुम वहाँ के भी नहीं हो। आज सवेरे वो अपना सामान उठा बांध बूंद के भाग गया, वो नहीं है। तो हमको चौकस रहना पड़ेगा, हमको अपने पास पड़ोस में क्या गतिविधि चल रही है इसकी जानकारी हमें खुद होनी चाहिए। परसों पुलिस कंट्रोल रूम में एक मीटिंग थी, तमाम सोसाइटी के लोग आया था, भी गई थी उस समय। मैंने वहाँ एसपी साहब से कहा कि आप कानून की व्यवस्था को मजबूत करने का प्रयत्न करें, लेकिन जब तक आप ये चिन्हित नहीं करेंगे कि ये बाहर का व्यक्ति है, आप इसको हटाएंगे नहीं से, तब तक आप कोई कानून लाइन ऑर्डर स्थापित नहीं कर सकते। इसलिए मेहरबानी करके आप इसको ठीक करिए। हालांकि बहुत लोग मेरी बात सुनकर के चौंक से गए, लेकिन मैंने कहा उनको कि आप ये सब ठीक करिए, आपको अच्छा लगने लगेगा। तो कुल मिलाकर के आप पश्चिम बंगाल से आए हैं, बहुत खुशी की बात है, आपका स्वागत है भोपाल में। मेरा आपसे कहना है कि आप भी अपने इलाके में ऐसे लोगों को चिन्हित करिए, समाज को जागरूक करिए और लोगों को बताइए कि किस तरह से हमें करना पड़ रहा है जो मूल निवासी है। नहीं, मैं समझती हूँ बात को, मैं बात को समझती हूँ। उस विषय पर बहुत गहराई से इसलिए नहीं जा रही हूँ इस समय। भगवान हनुमान जी की कहीं पूजा करेंगे ना, हाँ जी, लोग यहाँ खड़ा हो जाता है, रात में पुलिस आ जाएंगे, कौन अरेंजमेंट किया था, उसको लेके डकाती के गांजा के अंदर कर देता। मुझे मालूम है, मैं उस विषय को बहुत ज़्यादा इसलिए नहीं छेड़ना चाह रही थी कि वो विषय बहुत गंभीर है और उसकी चर्चा मैं यहाँ करूँगी, ये अवसर भी नहीं है और उचित भी नहीं है और मैं यहाँ उस चर्चा को नहीं कर सकती। इसलिए मैंने इनडायरेक्ट में आपसे एक बात कही आपके सामने और ये कहा, और यही सारे विषयों का जो मैंने सबको समायोजित करके, क्योंकि मेरे पास अपना कोई विषय नहीं था, इसलिए मैंने सारे विषयों का समायोजन किया और वो आपके सामने रख दिया। और धन्यवाद, आप सब लोगों ने बोलने का अवसर दिया। समय भी हो गया।